यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हम संस्कृत विषय में व्याकरण से संबंधित विभिन्न चर्चाएं कर रहे थे। आज के इस वीडियो में अपन छंद पढ़ेंगे। छंद शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। विशेषकर कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए छंद समझना बहुत आवश्यक है। ये वर्तमान समय की एक नितांत आवश्यकता है। ऐसे समय में जब विद्यार्थी छंद से बच रहे हैं या यूं कह सकते हैं दूर भाग रहे हैं, उनको लग रहा है कि छंद बहुत ही कठिन विषय वस्तु होगी। हम जरा समझने का प्रयत्न करेंगे तो इनको बहुत ही सरल तरीके से छंद को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है छंद क्या है, छंद कहते किसे। देखिएगा, यद अक्षर परिमाण है तद छंद है। छंद में क्या होता है? यद अक्षर परिमाण है, जहां अक्षरों की गणना होती है वो छंद होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। छंद बोलने में पता चलता है और लेखन शैली में पता चलता है। यानी वर्णों की जहां गणना की जाए वहां छंद होते हैं। जातिर प्रत्याख्या मर्यादा छंद, जहां वर्ण और मात्राओं की गणना व्यवस्थित रूप से की जाती है वो छंद। अपन हिंदी में ठीक ढंग से समझना चाहें तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस रचना में आप ये कह सकते हो, काव्य की जिस रचना में लय, ताल, गति, यति के साथ मात्रा का समावेश हो। ध्यान देना, इसको सरलतम रूप से आप समझेंगे तो छंद आपको कभी भी और कठिन नहीं लगेंगे। काव्य की जिस रचना में, व्याकरण की जिस रचना में यह कह सकते हैं हम, लय, ताल, गति और यति के साथ मात्रा का समावेश हो, तब वो छंद बनते हैं। किसी भी रचना को जब हम लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने वीडियो बनाना शुरू किया तब मैंने लयबद्ध पढ़ा या प्रयास किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। इसको और आराम से हम पढ़ सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा, साहित्यिक जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं यहाँ 19 मात्राएं इस छंद में थी, यहाँ 21 मात्राएं थी, यहाँ 11 मात्राएं थी। यानी जहां मात्राओं की गणना भी की जा सकती है और वर्ण की गणना भी की जा सकती है, वहां छंद होते हैं। जैसे थोड़ा सा आप समझने का प्रयत्न करिए, लय और ताल के साथ बोला जाता है वो छंद है। या पुंदेन्दु सारे हारे धवला, यह छंद है। अब कौन सा छंद होगा, इसको आपने सीखना है। दूसरे तरीके से हम कहें तो कोई भी छंद हो सकता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जिसको लय के साथ साथ बोला जाता है वो छंद होते हैं। लय आप किसको कहेंगे? राग। राग के साथ बोला जाता है वो छंद है। ताल आप किसे कहेंगे? वाद्य यंत्रों की जो सुर है, वाद्य यंत्रों की थाप या ताल या सुर के साथ मिलान करते हुए बोला जाए वो छंद है। गति, गति होती है एक वर्ण के बोलने के दौरान दूसरा वर्ण कितने समय में आ रहा है वो उसकी गति है। तेज गति और मंद गति आप कौन सी रख रहे हैं वो छंद के अनुसार होनी चाहिए। तो गति होती है एक वर्ण से दूसरा वर्ण की ध्वनि निकलने का जो समय है वो गति है। यति कहते हैं रुकने को, किस स्थान पर हम बोलते हैं रुकते हैं और श्वास लेते हैं वो, और मात्रा का समावेश। इतनी जब चीजें होती हैं वहां पर
आप कह सकते हैं कि छंद होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से समझेंगे, छंद के भेद दो होते हैं, वैदिक और लौकिक छंद। वैदिक छंद आप कहेंगे प्राचीन काल में वेद की ऋचाओं में जो बोले जाते थे, उद्धृत थे। जैसे मान लो इनमें क्या होता है, चरण की संख्याएं होती है। इसमें वर्ण देख सकते हो, मात्रा देख सकते हो, चरण। वैदिक छंदों में भी जो वैदिक ऋचाओं में बोले जाते थे, चरण होते थे इनमें, जिसको हमने कहा पाद। और उसके बाद आप देख रहे हैं, जैसे मान लो 2 चरण हो सकते हैं, 4 चरण हो सकते हैं, 6 चरण हो सकते हैं। ये बात अलग है कि अधिकांश 4 चरण होते हैं। लौकिक जो अभी इस समय लौकिक इस जगत में साहित्यकारों के द्वारा रचनाएं की गई है, वो लौकिक रचनाओं के छंद आते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे इनके लौकिक के जो 2 भेद है, वर्णिक और मात्रिक। अपन एक बार केवल वर्णिक छंद के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, नाम से जाहिर होता है वर्णिक, यानी वर्ण से। यहां हम क्या करेंगे, केवल वर्ण ध्यान में रखेंगे। यहां मात्राओं का कोई मतलब नहीं है। जब मात्रिक छंद अपन पढ़ेंगे तब हम लघु और गुरु मात्राओं की भी चर्चा करेंगे। हालांकि जब हम वर्णिक की चर्चा करते हैं तब मात्राओं का ध्यान रहता है, तो ये उत्तम स्थिति। आगे के वीडियो में हम देखेंगे मात्रिक छंद जब हम पढ़ेंगे तो मात्राओं की गणना कैसे करना और कैसे समझना, इस बारे में अपन ज्यादा चर्चा करेंगे। शुरुआती कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 11 के विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब छंद पढ़ते हैं तो आपको इतना ही ध्यान में रखना, लय ताल के साथ जो बोलते हैं वो सभी छंद होते हैं। अब हमको क्या करना है, वर्णिक छंद पहले पढ़ेंगे। क्या करेंगे, वर्णिक छंद पहले पढ़ेंगे। यानी क्या करना है, आपको इसमें केवल वर्णों की गणना करनी है, वर्णों की चिंता रखनी है। आप एक एक अक्षर को, वर्ण को गिनिएगा, आधा वर्ण गिना नहीं जाता, ये आप सब जानते हैं। तो देखिए, वर्ण, इसमें सबसे पहले क्या होता है, अपन चर्चा करेंगे वर्णिक छंद के अंदर अनुष्टुप छंद की। तो विद्यार्थियों, मैं आपको थोड़ा सा लीक से हटकर बात करता हूं। यानी आप इस शब्द को, इस छंद के नाम को उच्चारित कीजिएगा, बार बार उच्चारित करिए। अनुष्टुप, अनुष्टुप। यहां पर बीच में देखो अष्ट का उच्चारण आ रहा है। क्या आ रहा है, अष्ट। आप बार बार इसको उच्चारित करिएगा। प्रारंभिक तौर पर जब हम छंद सीखना शुरू करते हैं तब, और वैसे भी आप नहीं भूलें, इसके लिए ये सैद्धांतिक बात से हटकर है। तो बार बार जब उच्चारण करेंगे, देखिए यहां से अनु एक बार निकालें ऊ सहित, तो बीच में आपको आभास होगा, ऐसा लगेगा जैसे आप यहाँ अष्ट बोल रहे हैं। और हमेशा ध्यान में, सभी बच्चों को पता है कि अष्ट का मतलब क्या होता है। विद्यार्थियों, अष्ट का मतलब होता है 8। बस यहां आप अनुष्टुप छंद समझ गए। कुछ नहीं करना है और सब कुछ हो गया। यहां ये ध्यान रखना है, केवल ये जो अनुष्टुप है ये वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है, वर्णिक छंद है। इसमें आप वर्णों की गणना करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, अनुष्टुप छंद में चरण 4 होते हैं। विद्यार्थियों, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। चरण का तात्पर्य यहाँ पाद से, यहां लिखा हुआ है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घमन्यो। मतलब इसमें अनुष्टुप छंद की पूरी व्याख्या आ गई है। मात्राएं और वर्णों की गणना, इसकी और अपन विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ध्यान रखना आपको, अनुष्टुप यानी 8 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं, केवल 8 वर्ण होते हैं। और 4 चरण, चरण का तात्पर्य देखेंगे। इसी में देख लीजिएगा,
ये जो परिभाषा भी है, विशेषता भी है, इसमें आप देख लेना। श्लोके षष्ठम गुरुर ज्ञेयम, यहां तक एक चरण पूरा हो गया। ध्यान देना, अगर 2 पंक्तियों में आपका छंद लिखा हुआ है तो उसके आधे आधे आपको 4 भाग मिलेंगे, और अगर अलग अलग लिखते हैं तो आप आधे आधे 4 टुकड़ों में लिख सकते हो। इसको एक लाइन में, फिर अगले को सर्वत्र लघु पंचमम, इसको आप दूसरी लाइन में, फिर द्विचतुष्पादे अश्वम, इसको आप तीसरी पंक्ति में, और सप्तम दीर्घ मन्य हो, इसको आप चौथी पंक्ति में। ये आपकी पंक्तियां, आप समझने के लिए 4 जो पंक्तियां हैं, ये जो 4 पाद 4 चरण, इसको समझ सकते हैं। तो आप ये लिखेंगे अनुष्टुप छंद की विशेषता या अनुष्टुप छंद की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले इसमें चरण 4 होते हैं। आत्मीय विद्यार्थियों, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब आप देखना, 4 चरण के बाद आप आ जाइए वर्ण। किसमें आ जाइए? क्योंकि ये वर्णिक छंद है। क्या है? वर्णिक छंद है। तो प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, जैसा कि हमने चर्चा की थी। 8-8 वर्ण प्रत्येक चरण में, ध्यान देना है, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। तो कुल पूरे छंद में कितने वर्ण हो जाएंगे? ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से इसको सीखेंगे आप, तो क्या होगा? कुल 32 वर्ण। भाई चरण कितने हो गए? 4। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो गए? 8। 8 चौक 32, 8 गुणा 4, तो पूरे छंद में अनुष्टुप जो छंद है, इस पूरे छंद में और 32 वर्ण हो गए प्रत्येक चरण में 8-8 के हिसाब से। जैसे मैंने प्रारंभ में जो बोला था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी भारत की भूमि पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की हानि होती है, ग्लानि हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म की हानि होती है, तब तब क्या होता है? और साथ में अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, जब जब अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म इस धरती पर प्रगति करता है, तब तब क्या होता है? तब तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है भारत भूमि पर, तब तब, और अधर्म का उदय होता है, तब मैं अवतार लेता हूं। वो अवतार लेकर और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते हैं। तो उसमें भी आप देखना, चरण कितने? 4 चरण है। फिर एक एक वर्ण को गिनेंगे, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, और कुल पूरे छंद में 32 वर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे, काका है कृष्ण है, पिका है कृष्ण है, को भेद पिक काकयो, वसंत काले संप्राप्ते, काका है पिका है। इसमें भी आप देखना आत्मीय विद्यार्थियों, सबसे पहले देखो ये अनुष्टुप छंद है। अब क्या करना? सबसे पहले आपको चरण और वर्ण देखना है। वर्ण में, वर्णिक छंदों में आपको केवल अक्षरों की गणना करनी है बस। और एक बार आप लोग किसी भी दूसरी कठिनाई में मत जाइए। एक बार आप लोग केवल वर्णों की गणना करो, आपको छंद बहुत ही सरल लगने लग जाएंगे। और जब छंद सरल लगने लग जाएंगे, तब आप आगे की विषय वस्तु में प्रवेश करिएगा। देखिए, जो मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बंधु है, साथी हैं और भगिनी है, वो भी इसको सरल तरीके से एक बार समझ सकते हैं। हम लोग छंद से दूर होते हैं कि कठिन कुछ नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, दसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करने से अपने आप हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, अनुष्टुप छंद वर्णिक है, केवल वर्ण की, केवल अक्षरों की गणना करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, आधे अक्षर कोई नहीं गिने जाएंगे, न तो ये और न। यहाँ ध्यान में रखना, नीचे वाला वर्ण हमेशा पूरा माना गया है, ऊपर वाला वर्ण हमेशा आधा माना गया है। और ये भी आधे वर्ण को हम यहाँ आधे वर्ण की हम गणना नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आपका एक चरण पूरा हो गया। यहाँ तक आपका एक चरण है। अब यहाँ से आपका दूसरा चरण शुरू है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण। इधर भी 8 वर्ण आए थे और इधर भी 8 वर्ण आए थे। आगे देखिए, को भेद पिक काकयों के बाद वसंत काले संप्राप्त है।
काक है काक है, पिक है पिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 3 चरण पूरे हो गए आपके। ये 3 चरण आप इसको प्रत्येक आधी लाइन को एक एक पंक्ति में भी लिख सकते हैं, तो आपको ज्यादा सरलता से समझ में आ जाएगा। काका है पिका है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक चरण में 4 4 वर्ण हुए और पूरे छंद में 32 वर्ण हो गए। 4 गुणा, देखिए वापस समझिए, 4 चरण हुए ना, चारों चरणों में थोड़ा ध्यान देना। वापस यहाँ थोड़ा सा मैं चूक गया हूं ना, आप देखो चरण कितने 4, वर्ण कितने 8, इसको ध्यान रखना। चारों चरणों में 8 8 वर्ण, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है। 8 4 32, पूरे अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण हो गए 32 वर्ण। तो कुल वर्ण भी गिन लेना और उसकी गणना के बाद प्रत्येक चरण में 8 8 की गणना कर देना। और जब आपको बिल्कुल लगे कि इस शर्त पर ये खरे उतर रहे हैं, तब आप यहाँ लिख सकते हैं अनुष्टुप छंद। दूसरे तरीके से भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, सेले सेले माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, साधुओं न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। अब इसकी आप गणना करिए, सेले सेले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, क्या होगा, गणना करो सेले। तो कुल मिलाकर ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे छंद ऐसे हैं जहां अनुष्टुप छंद होते हैं। आप हिंदी और संस्कृत दोनों विषय की दृष्टि से अपने पुस्तक में जो सुभाषितानी पाठ होते हैं उसमें आप देखो और ऐसे अनुष्टुप छंदों को 5-6 को लिखो। जैसे मैंने ये बोल दिया, आपके सामने 2 तो लिखे हुए हैं, चलो इसको एक बार आप छोड़ो तो एक तो ये हो गया, सेले सेले माणिक्य मोक्तिकम न गजे गजे, ये हो गया। उसके बाद आप दूसरी ओर देख सकते हो, यदा यदा ही धर्मस्य वाला हो गया, और उदेति सविता ताम्र, या कभी कभी यह भी बोला जाता है उदेति सविता रक्तो रक्तोश्चैवात मैतिश्च। तो इनमें भी आप उदेति सविता रक्तो, तो आप देख लो उदेति 3, सविता 3 और रक्तो 2, 8 वर्ण। तो ये सारे अनुष्टुप छंद की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ आप सब इस समय अच्छा अभ्यास कर रहे होंगे। और अब तो ग्रीष्म अवकाश शुरू है, जब जुलाई में विद्यालय खुले तब आप ऐसे ऊर्जावान रूप से विद्यालय में जाएं और इनका सतत अभ्यास रखें। शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मातृक छंद।